जी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी को पता होगा, जो अपना अब सेशन चल रहा है, नया बैच हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, वीडियो नंबर 2 है। और इसमें हम सेकंड चैप्टर आपके यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 बिहार एनम या फिर भारत की किसी भी राज्य की एनम भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बैच का नाम है सैन्य बैच। तो ये क्लास आप देखने के बाद अपने आप में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, पूरी थियरी विस्तार पूर्वक जो आपको किसी भी किताब में इतने सरल और सहज भाषा में नहीं देखने को मिलने वाला है। थियरी के साथ ही साथ हम एमसीक्यू 5 ऑप्शंस वाले एमसीक्यू जो आपकी एग्ज़ाम में अब पॉसिबिलिटी है कि 5 ऑप्शंस के एमसीक्यू देखने को मिलने वाला है। एमसीक्यू जो 5 ऑप्शंस के रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में भी हो सकता है 5 ऑप्शंस के प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ हर एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और उसको नोट्स बनाते चलें। और पीडीएफ आप ले भी सकते हैं, जैसे हम आपको बताएं। 200 रुपये मात्र फ़ी है पीडीएफ के लिए। जितने भी क्लासें होंगी सब पीडीएफ आप लेके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और उसको एक अपना नोटबुक के तरीके से संभाल के रख सकते हैं, हमेशा के लिए काम देने वाला है। तो ये 200 रुपये वाली क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री दिया जा रहा है। जो भी बड़े बड़े कोचिंग या फिर और भी संस्था की हम बात कर लें तो आपको 2000 रुपये में भी ये कंटेंट नहीं दे सकते हैं। अब होगी हर कोचिंग दुकान बंद, इस स्लोगन के साथ हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, सैन्य बैच। ठीक है, कल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, टेक्स्ट बुक जिन लोगों को पता है उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्स्ट बुक का अभी जो ग्रैंड उत्सव चल रहा है, सेल 29 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में अगर टेक्स्ट बुक का पास आप लेते हैं, आपको पता होगा एसएससी बैंक रेलवे में बहुत ही टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट रहता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम के ओरिएंट से बनाया जाता है। तो एसएससी बैंक रेलवे पैरामेडिकल विभाग के विभिन्न प्रकार की भर्तियों में टेक्स्ट बुक का पास आप ले सकते हैं। अभी बहुत ही ग्रैंड उत्सव सेल ऑफ़र चल रहा है, ये 29 अगस्त से 30 अगस्त के बीच रहने वाला है। जो आपको 1999 वाला ये अगर आप लेते हैं तो ये आपको अब 439 में मिल रहा है। आप अगर हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं SKM812 तो आपको और अतिरिक्त 12% का ऑफ मिल जाने वाला है। वहीं पर जो 1799 का इनका पास प्रो था, अब 351 रुपये में मिल रहा है। हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 12 रुपये आपको डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। तो गाइज अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए गाइज, आज का ये वीडियो नंबर 2 है सैन्य बैच का, और इसमें हम पढ़ेंगे सामुदायिक अभ्यास। ठीक है, सामुदायिक अभ्यास चैप्टर की पूरी थियरी और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू उसी थियरी से रिलेटेड हम करने वाले हैं, 5 ऑप्शंस वाले। सेकंड चैप्टर सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास आपके बुक में दे रखा है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बुक का सेकंड चैप्टर है ये सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास। तो हम जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम में बन सकते हैं प्रश्न, उन सभी डिटेल में पूरी थियरी और एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इससे भी ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इससे इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे किसी भी भर्ती परीक्षा की हम बात करें, चाहे वो बिहार, चाहे यूपी, चाहे राजस्थान, चाहे झारखंड, किसी भी एनएम में अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो 100% आप बना के आएंगे, छूटेगा नहीं प्रश्न आपका। ठीक है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा पहले समझ लीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है ये हम आपको लास्ट वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में भी बता ही चुके हैं। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विंसलो। इन्होंने एक डिफिनेशन दिया सामुदायिक स्वास्थ्य का। सामुदायिक स्वास्थ्य का डिफिनेशन क्या है इनके अनुसार, विंसलो के अनुसार, ध्यान में रखना है। ये बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य ऐसा विज्ञान, ध्यान में रखना है। ये बोलते हैं, विंसलो जी बोलते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा विज्ञान एवं कला, साइंस एवं आर्ट है जो संगठित प्रयासों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम, जीवन की अवधि को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता के उन्नयन को सुनिश्चित करता है। तो ध्यान में रखना है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा विज्ञान एवं कला है। सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा विज्ञान एवं कला है जो संगठित प्रयासों मतलब कि सभी के प्रयास से, जैसे कि एएनएम के प्रयास से, ठीक है, फार्मासिस्ट के प्रयास से, या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रयास से, डॉक्टर के
प्रयास से, सभी समुदाय के सभी लोगों के प्रयास से बीमारियों की रोकथाम, जीवन की अवधि मतलब कि जो बीमारियां हैं भैया उसका सही समय पे इलाज हो जाता है। जो इंसान 40 साल में डेथ कर जाता है, 50 साल में डेथ कर जाता है, सही समय पे सही इलाज हो जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य के टीम के द्वारा। तो भैया जीवन की अवधि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसी उद्देश्य से जीवन की अवधि को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता के उन्नयन को सुनिश्चित करता है। तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब डिफिनेशन आपको समझ में आ गया तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। एक्चुअल में चीज़ें है क्या सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग ध्यान में रखना है आपको। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग वह स्वास्थ्य सेवा है, क्या कौन सी सेवा है सर? वह स्वास्थ्य सेवा है जो किसी नर्स द्वारा व्यक्ति या फिर परिवार और समुदाय को उनके समुदाय में जाकर प्रदान की जाती है। ठीक है, उनके समुदाय में जाकर प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य केवल रोगी का उपचार नहीं बल्कि स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ प्रमोशन, रोग निवारण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य सुधार करना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इनका कहने का मतलब भैया सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स क्या है? सामुदायिक आपसे पूछ लिया जाएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्या, इसका तात्पर्य क्या है? तो आप बताएंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग वह स्वास्थ्य सेवा है, ध्यान में रखना है, वह स्वास्थ्य सेवा है जो किसी नर्स द्वारा, एएनएम है आप, एएनएम के द्वारा, स्टाफ नर्स के द्वारा व्यक्ति, परिवार और समुदाय को उनके समुदाय में जाकर प्रदान की जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल रोग का उपचार नहीं बल्कि भैया हेल्थ प्रमोशन और जो भी बीमारियां हैं उसका निवारण तथा स्वास्थ्य शिक्षा भी देते हैं। एएनएम का काम स्वास्थ्य शिक्षा ही देना होता है, के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करना है। ठीक है, ये कहने का मतलब जैसे कि आपके समुदाय में किसी भी टीबी का मरीज हो गया है तो आप क्या काम करेंगे? उनके आप होम विजिट जाते हैं। ठीक है, अभी होम विजिट हम विस्तार से यहाँ पे समझेंगे। होम विजिट करने जा रहे हैं तो आपको केवल दवाई के बारे में ही नहीं समझाना है या उपचार से ही चीज़ें नहीं, उनको स्वास्थ्य से संबंधित जो शिक्षा है वो भी देना होता है कि भैया आपको ठंडे चीज़ों से परहेज़ करना है, आपको इन सब चीज़ों से बचाव करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपको आगे आने वाले दिनों में टीबी का खतरा और बढ़ सके। ये सभी चीज़ें जानकारी दी जाती है। तो वही कहने का मतलब हो गया। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य की अवधारणा हम तो पढ़ ही चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ ये पहले ही वीडियो में हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि आपका चैप्टर ही है भैया समुदाय के बारे में चीज़ों को देखना। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य के संबंध में व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। मैंने आपको समझाया है कि आयाम क्या होता है। ठीक है, आयाम का मतलब बॉडी को देखने के तरीके, जो विभिन्न प्रकार का तरीका अपनाए जाते हैं वही आयाम। अब चाहे भैया वो पर्यावरण के नज़रिए से आप इंसान का स्वास्थ्य देख रहे हैं, माप रहे हैं, उसका मेजरमेंट। आयाम का मतलब है कि उनकी स्वास्थ्य से संबंधित आप आयाम, उसका डायमेंशन कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो कि भैया किस वजह से इनकी स्वास्थ्य खराब हुई या फिर किस वजह से इनकी स्वास्थ्य में सुधारा जा सके। वो पर्यावरण से भी संबंधित हो सकता है, एजुकेशन से भी संबंधित हो सकता है, पोषण से संबंधित हो सकता है और पारिवारिक अनुवंशिकी से भी संबंधित हो सकता है। ये सभी डायमेंशन है। शारीरिक दृष्टि फिजिकल से भी आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ ये डायमेंशन है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी काम करता है। तो स्वास्थ्य का मापन का अभाव, कुछ लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य का कोई सख्त पैमाना नहीं है और इसके निर्धारक तत्व भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य की स्पष्ट परिभाषा का अभाव। कुछ लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए वे रोग के अध्ययन को ही प्राथमिकता देते हैं। अंधविश्वास आधारित अवधारणा भी है लोगों के प्रति, आपको पता ही ना अंधविश्वास। आज के वैज्ञानिक युग में भी कई लोग बीमारी को क्या बोलते हैं भैया? ये दैवीय प्रकोप है। बोलते हैं ना कि अब जो होनी थी उसको क्या ही बोल सकते हैं, ईश्वर का यही है कि भैया ईश्वर ने यही लिखा था तो हो गया। तो ये अंधविश्वास है कि हम अच्छा ठीक है हमें ये बीमारी हो गई तो हम नहीं खिलाएंगे तो भैया ईश्वर ही दे रहे हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं, यही सोचकर इग्नोर कर देते हैं, जिससे बाद में पता चलता है कि भैया उनकी जीवन अवधि धीरे धीरे कम हो गई है और एक समय ऐसा आया कि वो धरती से ऊपर चले गए हैं।
तो यही अंधविश्वास परिणाम मानते हैं। और कुछ मिश्रित अवधारणा मतलब कि कुछ लोग जैविक, चिकित्सक या फिर पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर इनके मिश्रित दृष्टिकोण के आधार पर स्वास्थ्य को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मिश्रित बोले कि बायोलॉजिकल भी है, अब मेडिकल में भी है, इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार हमें हर एक साल डेंगू होता है। क्यों हर एक साल डेंगू होता है? क्योंकि भैया मच्छर, इस समय बारिश का समय है, जगह जगह पे गटर में मच्छर हो गए, तो मुझे हर एक साल ये पर्यावरण, मेरे अंदर कमी नहीं है, पर्यावरण ही खराब है, इसलिए मुझे हर एक साल डेंगू हो जा रहा है। अरे भैया, ये नहीं सोचते कि आपको जब हर एक के साल डेंगू होता है तो इसी समय में आपको सावधान रहना चाहिए ना। आपको सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप मच्छर की जगह पे कम जाया करें, फुल कपड़े पहन के इवनिंग में घूमा करें। तो ये सब चीज़ें आप अपने स्तर से परहेज़ तो कर सकते हैं ना। तो ये कहने का मतलब हो गया कि चिकित्सीय मेडिकल में आप इस एग्जाम्पल आपको हम देने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो आप समझ ही रहे हैं। यही कारण है कि विभिन्न लोग अलग अलग चिकित्सा पद्धति, जैसे कि भैया एलोपैथिक हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, प्राकृतिक चिकित्सा, योग या फिर होम्योपैथी आदि पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, क्यों, किस कारण सर? क्योंकि लोगों के प्रति एक मिश्रित कंसेप्ट है, अवधारणा है। कुछ लोग जैविक, चिकित्सीय, पारिस्थितिकी, मनोवैज्ञानिक या फिर सामाजिक या फिर इनके मिश्रित दृष्टिकोण के आधार पर स्वास्थ्य को समझते हैं। ठीक है, वर्तमान में अधिकांश लोग WHO की परिभाषा को स्वीकार करते हैं, जो यही आपका सही भी है। WHO बोलता है कि भैया फिजिकली रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से इंसान अगर तंदुरुस्त है तो वही स्वस्थ कहलाता है, अदरवाइज वो स्वस्थ पर्सन नहीं कहलाएगा। भले ही वो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हो, कोई बीमारी नहीं है, मोटा हष्ट पुष्ट मतलब पूरी तरीके से उसकी देखने से ऐसा लगे कि वो कुछ नहीं हुआ है, और मानसिक रूप से वो पीड़ित है, बेरोजगार है, पैसे नहीं है, या फिर और भी चीज़ों को लेकर वो पीड़ित है, तो वो बीमार ही कहलाएगा। ठीक है, बल्कि वो शारीरिक रूप से बीमार जो रहता है उसकी तो दवा है, मानसिक रूप से भैया क्या चिंता है क्या नहीं, उसका तो कोई दवा भी नहीं है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा गंभीर कहलाता है मानसिक रूप से पीड़ित इंसान। शारीरिक रूप से भी ज़्यादा गंभीर मरीज कहलाता है जो मानसिक रूप से परेशान रहता है। अब देखिए, स्वास्थ्य केवल रोग या ये WHO का डेफिनेशन है, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है कि समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य, व्यवहार, विश्वास एवं सांस्कृतिक अभ्यास, ठीक है, हेल्थ बिहेवियर, बिलीफ्स, कल्चर, प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, समुदाय में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यवहारगत कारक होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जैसे पहला क्या सर? बाल विवाह हो गया। ठीक है, बाल विवाह, यदि कम उम्र में विवाह हो जाता है तो विवाह होने से पति पत्नी में आपसी समझ विकसित नहीं हो पाती। तो ये भी भैया क्या हो जाएगा? ये भी आपका समुदाय में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यवहारगत कारक में से एक है। पहला बाल विवाह। ठीक है, कम उम्र में भी शादी हो जाता है तो पति पत्नी में जो एक आपस समझ होता है वो विकसित नहीं हो पाता है, जिससे किशोरावस्था में माता पिता अपने से पारिवारिक असंतुलन और बच्चों की देखभाल में कठिनाई होती है। दूसरा पॉइंट है कि दहेज प्रथा एवं कन्या भ्रूण हत्या, इन प्रथाओं के कारण भी समाज में लिंग अनुपात असंतुलित हो रहा है, इससे भी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं बढ़ते हैं। तो ये भी एक कारक है। तीसरा हो गया भोजन संबंधी निषेध। अब कुछ जातियों में मांस, अंडा, पपीता आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है सर? संतुलित आहार नहीं मिल पाता है और प्रोटीन जो जरूरी विटामिन है इसकी कमी होती है, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी एक कारक है। ठीक है, भोजन संबंधी निषेध जो किया जाता है। ठीक है, तो ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। खुले में शौच करना, जो आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट पे आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्थान पर शौच की परंपरा अभी भी प्रचलित है। इससे क्या होता है सर? जल एवं वायु प्रदूषित होते हैं तथा संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। तो ये भी एक कारक है स्वास्थ्य को जो प्रभावित करता है। पांचवा क्या? सामाजिक एवं पारिवारिक असंतुलन।
आर्थिक, सामाजिक व पारिवारिक तनाव के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है, इससे से चिंता, हताशा या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तो ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। अब देखिए कुछ कानूनी हस्तक्षेप। इन सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए सरकार को कानून एवं नीतियाँ बनानी चाहिए। देखिए सामुदायिक आवश्यकता और आकलन हम पढ़ेंगे अब। कम्युनिटी नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट में क्या सर कि सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से पहले समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसके आधार पर योजना बनाकर प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास केवल चिकित्सीय उपचार नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट तक ही नहीं सीमित है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक परिवर्तन और सामुदायिक सहभागिता भी शामिल है। ऊपर आपने देखा कि नहीं देखा, केवल मेडिकल ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है, इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार बोले तो भैया ये जो बोला जाता है ना कभी कभी कि भैया सामाजिक एवं पारिवारिक असंतुलन, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना, ये देखिए भोजन संबंधी निषेध, जो हमारे समाज में अभी कुछ भी जातियों में मांस, अंडा, पपीता आदि का सेवन वर्जित माना जाता है कि नहीं खाना चाहिए, ये है वो है, फलाना ठिकाना। तो ये सुधार की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए खुले में जो शौच करते हैं, तो यहाँ पे भी उनको जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा कि खुले में शौच करने से हमारा क्लाइमेट जो है, आसपास का पर्यावरण ये गंदा होता है, जिससे हमारे शरीर पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, इसी सुधार को ही क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास। ठीक है, पूरा चैप्टर आपके इसी बेस पे है, सामुदायिक स्वास्थ्य। अब ये पूरी हेडिंग आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास होता क्या चाहिए। समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य, व्यवहार, विश्वास एवं सांस्कृतिक अभ्यास, ये पूरा हेडिंग जो है ये इम्पोर्टेंट है। यही से आपके चैप्टर की एंडिंग होती है। ठीक है, पहला बाल विवाह लोग कर देते हैं, तो वहाँ पे आपसी समझ नहीं हो पाता है पति पत्नी में, तो भी दिक्कत ही है भैया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दहेज प्रथा एवं कन्या भ्रूण हत्या, ये भी। अब इन सभी चीज़ को लेकर ही तो सामुदायिक अभ्यास की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे सामुदायिक अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, सामुदायिक अभ्यास से संबंधित सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान में रखना है। देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए आपको छोटा दिख रहा होगा, तो आप वीडियो को रोटेट करके फुल स्क्रीन पे देखना। ठीक है, तो आपको सही दिखेगा। इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे हर नर्स का यह नैतिक कर्तव्य है कि समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करें। इन सिद्धांतों से न केवल रोगियों को लाभ मिलता है, बल्कि नर्स की कार्यक्षमता और समाज में उसकी छवि भी बेहतर होती है। जैसे कि 52-72 में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते समय कुछ निश्चित सिद्धांत है, उसको पालन करें, आपको पालन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ केवल रोगियों, अब जो सिद्धांत बनाया गया है कि आपको सुबह 10 बजे टीकाकरण करना है और टाइम से टाइम जाना है, टाइम से टाइम आना है, पूरे गाइडलाइन के साथ। इससे क्या होगा, इससे केवल जो आप जिसको लाभार्थी हैं, जिनको आप लाभ दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। उसके साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी विकसित हो, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इतने अच्छे लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से हम मैनेज कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ आपका इमेज भी गांव में अच्छा होगा, आपको बोलेंगे हाँ मैडम जी बहुत अच्छी हैं, मैडम जी बहुत सही तरीके से हम लोगों को टीका उपलब्ध करवाती हैं, बहुत अच्छा शिक्षा देती हैं, तो आपका अलग छवि बनेगा समाज के प्रति। वही बात यहाँ पे बोली गई है। प्रमुख सिद्धांत क्या है, व्यावसायिक नर्स के रूप में कार्य करना। ठीक है, पहला सिद्धांत ध्यान में रखना, व्यावसायिक नर्स के रूप में कार्य करना है। आपका व्यवसाय नर्स है, तो एज अ नर्स के रूप में ही आपको कार्य करना है। ये व्यावसायिक नर्स के रूप में कहने का मतलब क्या है, ठीक है, नर्स को हमेशा अपने व्यवहार, पहनावे, सेवा में जो आपका पेशा है उसी के दृष्टिकोण से ही आपको काम करना है, और वही दृष्टिकोण आपको बना के रखना है। जैसे कि आप ड्रेस है, आप ड्रेस के साथ जाइए, टीकाकरण करिए, वो अपनी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, लगे कि आप एक नर्स हो, आप अच्छे तरीके से चीज़ें कर पा रहे हो। यही चीज़ बोला गया कि व्यावसायिक नर्स के रूप में कार्य करना, पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा,
समुदाय के लोगों का सम्मान करना। ये देखिए एग्जाम्पल पढ़ लेना, यदि किसी परिवार में महिला रोगी है तो नर्स को परामर्श देते समय उनकी प्राइवेसी को शालीनता बनाए रखना चाहिए, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें किया जाता है, ठीक है। तो यही एक व्यावसायिक रूप में कार्य करना हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट में बोला गया कि समुदाय के लोगों का सम्मान करना, चाहे वो जिस भी जाति का है, चाहे जिस भी धर्म का है, हर एक व्यक्ति का सम्मान करना है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मरीज गरीब है तो उसे भी वही सेवा मिलना चाहिए जो अमीर को मिलती है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया उद्देश्य, प्रमुख सिद्धांत हम देख रहे हैं। तो 2 उद्देश्य हो गए, दोनों उद्देश्य आपको समझ में आ गया। तीसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरा उद्देश्य हो जाएगा सहयोगी भावना, ठीक है। हमेशा नर्स को सामुदायिक स्वास्थ्य दल के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं एएनएम, आशा कार्यकर्ता और डॉक्टर के साथ मिलकर स्वास्थ्य अभियान चलाना, ठीक है। और ये गोपनीयता बनाए रखना, चौथा पॉइंट में है कि गोपनीयता बनाए रखना भैया। रोगियों और परिवार से प्राप्त जानकारी को गुप्त रखना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता चल गया भैया इनको ये बीमारी है तो जाके वहाँ पे हल्ला मार दीजिए, अरे इनको इतनी खतरनाक बीमारी है। या फिर आपको होम विजिट के दौरान आप जा रही हैं या उनके घर में देख रही हैं बेचारे किस तरीके से रह रहे हैं, तो आप उनकी प्राइवेसी को बाहर में सबके सामने बताते घूमते फिरें, तो ऐसा नहीं करना है। प्राइवेसी को ध्यान में रख के चीज़ें करना है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी महिला ने परिवार नियोजन की जानकारी ली है तो इसे बिना किसी की अनुमति के सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये किताब में ऐसे नहीं मिलेगा एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने गोपनीयता बताया, ठीक है। अब मैं मुँह से तो बता ही रहा हूँ, प्लस एग्जाम्पल उदाहरण भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा काम रटाना नहीं है, मेरा काम है समझाना आपको, ठीक है। बस मैं एक चीज़ से अभी आपको उस तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता ना तो आपको पढ़ाई इतना आसान बना देते, आप खुद भी सोचते कि काश हम पहले इस तरीके से पढ़ लिए होते तो आज हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पाँचवा सिद्धांत है कि आदर्श प्रस्तुत करना। नर्स को स्वयं अपने व्यवहार में स्वास्थ्यकर आदतें अपनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनाना चाहिए, ठीक है। आपको पहले अपने व्यवहार में, ठीक है, स्वास्थ्यकर आदतें अपनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनाना चाहिए। हमेशा आप उस चीज़ को पहले फॉलो करो, फिर एग्जाम्पल दो, देखिए मैं ये करती हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि आप जा रहे हो, ठीक है। मैं इस समय डेंगू ही चल रहा है तो डेंगू का ही लेता हूँ, ठीक है। डेफिनेट हमेशा डेंगू का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए सपोज दैट आप मच्छरदानी से बचती हैं, फुल कपड़े पहनते हैं, पूरे एकदम टाइम से हर एक चीज़ काम करते हैं, तो आपको टाइफाइड नहीं है, ठीक है, आपको डेंगू नहीं है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए हमें नहीं हुआ डेंगू, हमें आज तक नहीं हुआ डेंगू, हमें आज तक टाइफाइड नहीं हुआ। क्योंकि हम चीज़ें को करते हैं, हम सोते समय मच्छरदानी लगाते हैं, अपने आसपास पर्यावरण को साफ रखते हैं, शाम को सोते समय फुल कपड़े पहनते हैं, बाज़ार जाते समय, सब्ज़ी लाते समय फुल कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे अपना एग्जाम्पल देखकर, ठीक है। वही बात यहीं बोलेगी ये है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि धूम्रपान ना करना, आप जैसे कि कोई अब टीबी हो गया, ठीक है, टीबी हो गया तो आप उसको बोलेंगे कि स्मोकिंग आप करते हो, ठीक है, फेफड़ा लंग्स ख़राब हो गया है, देखिए हम नहीं करते हैं टीबी, हमें नहीं हुआ, हम नहीं करते हैं धूम्रपान, स्मोकिंग हमें नहीं हुआ है टीबी, तो आपको भी इसी प्रकार छोड़ देंगे, आपको भी नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको बताना होगा, ठीक है। पहले खुद, अब ये नहीं कि आप ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, आप ज्ञान दे रहे हो, बगल में आया है, ठीक है, बगल में आया हुआ है, ज्ञान आप दे रहे हो कि भैया स्मोकिंग से कैंसर, स्मोकिंग से टीबी, स्मोकिंग से ये, आप ज्ञान देने के बाद अपने जेब से निकालें, ठीक है, सिगरेट और जला के वहीं पीने लगे, तो ये काम नहीं करना होता है। तो वही बात बोला गया है कि आदर्श प्रस्तुत करना, बी ए रोल मॉडल, ठीक है, बी ए रोल मॉडल। अब ज़रूरी नहीं है कि भैया, वही मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि जैसे कि आप हेल्थ एजुकेशन शिक्षा दे रहे हो कि भैया खाने से पहले हाथ धोना है, ब्रश करना है, ठीक है,
आप ऐसे बता रहे हो गाँव वालों को, और आपके सामने मिठाई आ गया, ठीक है, मिठाई आ गया, कोई बोला मैडम जी ये लीजिए मिठाई, खुशखबरी है। तो आप बिना हाथ धोए जैसे टीका लगा रही हैं, अब मिठाई देखी, खुशी होकर हैं मिठाई आ गया, तुरंत मिठाई खा ली। आप खुद दूसरे को ज्ञान दे रहे हो कि हाथ धो के खाना चाहिए, और आपके सामने आ गई मिठाई तो आप बिना हाथ धोए डायरेक्ट खा लिए। तो ये चीज़ों को पहले आप खुद अपने पे लागू करिए, तभी दूसरे को आप बता पाएँ। आदर्श प्रस्तुत करना, कहने का मतलब यही हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, विनम्रता, नर्स का व्यवहार सरल, सहानुभूतिपूर्ण और नम्र होना चाहिए। कमेंट में ऐसे भी बहन लोग हैं कि आके कमेंट गाली दे के जाते हैं टीचर को, अरे तुम क्या जानो, तुमको ये है वो है। अरे भैया, जब आप टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करें तो समुदाय वालों को क्या रिस्पेक्ट आप करोगे, ठीक है। भगा दिया जाएगा, आपको स्वास्थ्य विभाग में काम मिलेगा ही नहीं। आपको अभी से जिस तरीके से आप कमेंट करके चले जाते हो ना किसी भी टीचर को, अगर आपका नाम लेके जाके हम आयोग में बोल दें कि ये स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने के लायक है ही नहीं, इनका बिहेवियर नहीं ठीक है, इनका आचरण ठीक नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है, मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ आपको। देखिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, किसी भी रोगी की बात को ध्यान से सुनकर उसे कोमल शब्दों में उत्तर देना, ठीक है। अब देखिए 7वें पॉइंट में क्या सिद्धांत है नर्स का, वरिष्ठों का सम्मान करना, जो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, उनका सम्मान करना, अपने से वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी या फिर पदाधिकारी का आदर करना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है। 8वें पॉइंट में देखिए, जो स्वास्थ्य का कार्यक्रमों की जानकारी, ठीक है, जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। नर्स को वर्तमान में चल रहे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि पोलियो उन्मूलन, परिवार नियोजन, पोषण अभियान, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे होम विजिट, गृह मुलाकात। ध्यान से सुनिए, अब एक प्रश्न यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में बनता है। होम विजिट से 1 से 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। बिहार एनएम का पेपर हुआ था लास्ट टाइम, बीटीएससी एनएम का जो वैकेंसी निकल के आई थी, 3-3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछा गया था। तो वो मैं देख कर ही थियरी यहाँ पे क्रिएट किया हूँ कि भैया आपके भर्ती में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहला परिचय हम पहले पढ़ेंगे, होम विजिट का परिचय देखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं होम विजिट से आपको कि होम विजिट होता क्या है। जब सामुदायिक नर्स किसी परिवार के घर जाकर उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं तो उसे होम विजिट कहा जाता है। होम विजिट, गृह, होम मतलब घर। अब सामुदायिक नर्स किसी परिवार के घर जाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं, वही होम विजिट कहलाता है। होम मतलब घर, विजिट मतलब घर पे दौरा। तो घर पे दौरा किस लिए? स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होम विजिट क्या हो गया। अच्छा, होम विजिट का उद्देश्य क्या है, तो हर एक पॉइंट को समझना। पहला, परिवार को उनके घर पर ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देना। दूसरा, रोगों की रोकथाम करना। तीसरा, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना। ये सभी होम विजिट के उद्देश्य हैं। और चौथा इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन देना। उदाहरण के तौर पे यदि किसी गांव में बच्चे का वजन कम है तो नर्स घर जाकर उसे पौष्टिक आहार ORS का उपयोग समझाएगी, ठीक है। अच्छा, होम विजिट का सिद्धांत क्या है सर? आप बोलोगे कि सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत योजना आधारित। होम विजिट परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए। परिवार की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर आपको होम विजिट करनी चाहिए। जैसे कि आप किसी भी सपोज दैट किसी गर्भवती महिला के घर जा रही हैं होम विजिट करने, तो आपको ये ध्यान में रखना कि हम गर्भवती महिला के घर जा रहे हैं उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, तो आप अपने साथ जो भी सामान ले जा रहे हो गर्भवती महिला से संबंधित हो, आयरन की गोली हो, कैल्शियम की गोली हो, ठीक है, प्रेगनेंसी किट हो, ये सभी चीज़ें लेके जाके वहाँ पे करना पड़ता है। तो वही योजना आधारित प्लान, आपको प्लान विजिट इसको बोलते हैं कि परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। स्पष्ट, दूसरा स्पष्ट क्लियर उद्देश्य, कि होम विजिट का उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि टीकाकरण, प्रसव देखभाल, रोग जांच, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। ये नहीं कि यार क्या पता उसको, आपको ये मन में नहीं होना चाहिए डाउट कि हम टीकाकरण के लिए विजिट करने जा रहे हैं या फिर प्रसव देखभाल के लिए विजिट करने जा रहे हैं। नहीं, एक ही एम होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए।
कि हम जा रहे हैं प्रसव देखभाल ही करने। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है। देखिए तीसरा पॉइंट में परिवार की जानकारी एकत्र करना। अब परिवार का आकार, धर्म, रोजगार, संस्कृति व परंपराओं की जानकारी पहले से होना जरूरी है। ठीक है। अब होम विजिट से पहले आपको परिवार का आकार, परिवार में कितने लोग रहते हैं, धर्म क्या है, उनका रोजगार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। भर्ती परीक्षा में पूछता है होम विजिट के दौरान कौन सी जानकारी ज़रूरी नहीं है, ऐसे पूछेगा। होम विजिट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ज़रूरी नहीं है, पूछ लेगा परिवार का आकार, परिवार का धर्म, परिवार में संबंधित लोगों का रोजगार, परिवार के संस्कृति व परंपरा, परिवार में पैसे कमाने वालों की संख्या, ऐसे करके ऑप्शंस देगा। ठीक है। और चौथा पॉइंट हो गया सही तकनीकी का प्रयोग। सही तकनीकी का प्रयोग, नर्स को होम विजिट के दौरान बैग टेक्निक का पालन करना चाहिए। अच्छा, बैग टेक्निक आगे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बना है बैग टेक्निक से। पाँचवें पॉइंट में है मनोवैज्ञानिक सहयोग। परिवार के सदस्यों को भावनात्मक सहयोग देना चाहिए ताकि वे कठिनाइयों का सामना कर सकें। ठीक है। उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए ताकि वो जो भी मुसीबत आ रहा है उसका डट कर सामना कर पाएँ, कठिनाइयों का सामना कर सकें। पहली भेंट, फर्स्ट विजिट में, पहली विजिट में नर्स स्वयं को परिवार से परिचित कराती हैं। नर्स स्वयं को परिवार से परिचित कराती हैं और विजिट का उद्देश्य बताती हैं। जैसे कि पहले विजिट में जा रहे हैं तो आपको बताना है हम फलाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आए हुए हैं, हम एएनएम हैं, हम आपको स्वास्थ्य शिक्षा या फिर आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। ये चीज़ आपको बताना है आपको कि हमारा नाम है, हम इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आए हुए हैं। ठीक है। हमारा पेशा एएनएम है। ठीक है। वो चीज़ बताना है और उद्देश्य बताना होता है पहली विजिट में। उसके बाद फॉलोअप देखभाल। फॉलोअप देखभाल में क्या, एक बार सेवा देने के बाद दोबारा विजिट करके यह देखना कि परिवार ने निर्देशों को पालन किया है कि नहीं। पहले विजिट में आपने बता दिया सारा सब कुछ, दूसरे विजिट में आपको यह जाके देखना पड़ेगा। फॉलोअप देखभाल इसको बोलते हैं कि आप जो हमने लास्ट टाइम आपको समझाया था, बताया था, क्या वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है। ये भी एक सिद्धांत हो गया। 7 सिद्धांत हमने आपको बता दिया, ध्यान में रखना है। होम विजिट के सिद्धांत हमने पहला योजना आधारित बताया, दूसरा स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, तीसरा सिद्धांत हमने बताया परिवार की जानकारी एकत्र होना, और चौथा सिद्धांत हमने बताया कि सही तकनीकी का प्रयोग, और पांचवा सिद्धांत हमने बताया कि मनोवैज्ञानिक सहयोग, और छठवां सिद्धांत हमने बताया कि फर्स्ट विजिट, और सातवां सिद्धांत हमने बताया फॉलोअप देखभाल। तो ये सारे होम विजिट के सिद्धांत हो गए। अच्छा, नर्सिंग बैग के बारे में अब हम जानकारी, क्योंकि होम विजिट के दौरान नर्सिंग बैग लेके तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, एक से दो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है। नर्सिंग बैग में देखना है कि परिचय हम देखेंगे। नर्स द्वारा होम विजिट के दौरान एक विशेष बैग रखा जाता है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने हेतु सभी आवश्यक सामग्री होते हैं, इसे नर्सिंग बैग कहते हैं। ठीक है। जब आप होम विजिट करने जा रहे हैं तो एक अपने साथ बैग लेके जाती हैं। ठीक है। बैग लेके जाती हैं, एक ये विशेष बैग रहता है। ठीक है। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने हेतु सभी आवश्यक सामग्री होते हैं। ठीक है। गॉज हुआ, पट्टी हुआ, और कुछ दवाइयाँ हुआ, आयरन फोलिक एसिड की दवाइयाँ हुई। ठीक है। स्टेथोस्कोप हुआ, थर्मामीटर हुआ, तो कुछ सामग्रियाँ रहती हैं उसे बैग में रखा जाता है, तो वही आपका नर्सिंग बैग कहलाता है। अच्छा, यह बैग किसका बना रहता है, कपड़े या फिर कैनवास या फिर चमड़े का बना होता है। बाहर की पॉकेट में नोटबुक, साबुन, अखबार आदि छोटे चीज़ें रखी जाती हैं। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बना था कि इनर पॉकेट में क्या रखा जाता है और आउटर पॉकेट में क्या रखा जाता है। तो बाहरी पॉकेट में नोटबुक और साबुन, अखबार आदि छोटी चीज़ें रखी जाती हैं। सपोज दैट कि सबसे पहले कोई सा भी प्रोसीजर करना होता है तो आपको हाथ धुलना होता है, तो आपका साबुन जो रहता है बाहर बैग के बाहरी हिस्से में रहेगा। ये पूरा बैग है। ठीक है। ये बैग है आपका। ठीक है। ये बैग है तो आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये आपके, तो बाहरी पॉकेट में ही आपको साबुन रख देना होगा, क्योंकि आप तुरंत साबुन निकाल के
अपना हाथ धोने का प्रोसीजर कर लीजिए। उसके बाद हाथ धोने के बाद भाई आप जो भी इनर पॉकेट में रखे हैं सामान उसको छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो दूषित नहीं होगा, कंटामिनेट नहीं होगा। तो यही इसीलिए साबुन, तौलिया, अखबार ये सब बाहरी पॉकेट में रखा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया? अच्छा, बाहरी पॉकेट में जो अब ये चीज़ें रखी जाती हैं, अब कुछ चीज़ें रहता है, उपकरण रहता है जो नर्सिंग बैग में रहता है। क्या क्या उपकरण रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किडनी ट्रे जिनकी संख्या 2 होनी चाहिए। आर्टरी फॉरसेप्स मतलब कि कभी सडनली किसी को मतलब चोट लग गई है तो उसी धमनी को पकड़ने के लिए फॉरसेप्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। सीजर, अब गॉज है उसको काटना पड़ेगा, या फिर जो ड्रेसिंग रहती है उनको काटना पड़ेगा, तो सीजर की ज़रूरत रहती है। एक सीजर ड्रेसिंग काटने के लिए, दूसरा सीजर दवा काटने के लिए। ठीक है, तो 2 सीजर की ज़रूरत होती है। ग्लव्स 2 पेयर में रहने चाहिए, ठीक, 1 पेयर में, ठीक है, 1 पेयर में रखना चाहिए आपको ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। ठीक है, कोई सा अगर आप जैसे कि घाव का केयर ही करने जा रहे हैं, घाव का देखभाल करने जा रहे हैं, तो भैया ग्लव्स पहन के ही आप घाव को धुल सकते हैं, घाव पे ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ग्लव कम से कम 1 जोड़ी होना ही चाहिए। इनीमा सेट रहना चाहिए, आप किसी को इनीमा भी देना जा रहे हैं, इमरजेंसी में पड़ गया तो इनीमा सेट भी बैग में होना चाहिए। कैथेटर रबर का 1 रहना चाहिए। क्लिनिकल थर्मामीटर इम्पॉर्टेंट है, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर, एक रेक्टल थर्मामीटर, 2 थर्मामीटर होने चाहिए। कॉटन स्वैब होने चाहिए। ठीक है, ये सारे इस्तेमाल होने चाहिए बैग में, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ड्रॉप, स्टेथोस्कोप, ठीक है, मेजरिंग टेप, ORS पैकेट, टॉर्च, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बीपी इंस्ट्रूमेंट, फैमिली प्लानिंग आइटम जैसे कि ओरल पिल हुआ, कंडोम हुआ, सिरिंज निडल हुआ, बैंडेज, सर्जिकल स्प्रिट टेस्ट ट्यूब, होल्डर, ये सभी चीज़ें बैग में होनी चाहिए। अच्छा, अब बैग टेक्निक के बारे में हम समझेंगे। बैग टेक्निक, देखिए, यह तकनीक नर्स को संक्रमण से बचाने और स्वच्छ तरीके से सेवा प्रदान करने में मदद करती है। चरण इसके क्या हैं? पहला भैया, बैग टेक्निक का पहला चरण है कि सबसे पहले ज़मीन पर, ठीक है, ज़मीन पर या फिर टेबल पर आपको अखबार या फिर प्लास्टिक बिछाकर उस पर बैग रखना है। ठीक है, उस पर बैग रखना है। नर्स हाथों को अच्छी तरह धोती है, रखने के बाद क्या करती हैं, अपने हाथों को अच्छी तरह धोती हैं। अब आउटर पॉकेट में साबुन रखा है बैग के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साबुन निकाल कर बाल्टी में रखिए, बाल्टी से पानी लेकर हाथ को धुल लेंगी, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगी। तो आवश्यकता अनुसार बैग से उपकरण निकालकर सेवा प्रदान करेंगी। ये तीसरा चरण हो गया। सेवा के बाद सभी उपकरणों को वापस बैग में साफ सुथरे ढंग से रखा जाता है। उदाहरण देखिए, अगर नर्स किसी बच्चे का टीका लगाने गई है तो पहले हाथ धोकर सिरिंज निकालेंगी, फिर टीका लगाएंगी, फिर सिरिंज को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करेंगी। उसके बाद अंत में माता को बच्चे की देखभाल के लिए निर्देश देंगी। अच्छा, निष्कर्ष हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि सामुदायिक नर्सिंग का उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना नहीं, बल्कि परिवार और समुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोकथाम, सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। इसके लिए नर्स को हमेशा नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और होम विजिट को सही तकनीक से संपन्न करना चाहिए। अब देखिए, बैग को रखने के कुछ नियम हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बैग रखने के कुछ नियम्स हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, पहला नियम है कि बैग को रखने के क्या क्या नियम हैं। पहला नियम है कि बैग हमेशा साफ कपड़े या प्लास्टिक पर रखा जाता है। दूसरा है कि ज़मीन या गंदे स्थान पर सीधा ना रखें। तीसरा, घर के अंदर साफ जगह चुनी जाए। उसके बाद बैग में सामान रखने का क्रम बहुत ज़रूरी है। देखिए, बैग को रखने के लिए क्रम बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न आता है। तो सामान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कि भैया क्लीन भाग, साफ भाग, जिनका सीधे रोगी से संपर्क नहीं होता है, और दूसरा यूज या फिर गंदा भाग, जिन वस्तुओं का उपयोग हो चुका है। अच्छा, क्लीन भाग जो है, साफ भाग में सामान कौन कौन से आते हैं, जैसे कि साबुन हुआ, हैंड टॉवेल हुआ, स्प्रिट हुआ, सेवलान हुआ, डेटॉल हुआ, स्टाइल गॉज हुआ, कॉटन स्वैब हुआ,
और स्टेराइल सीरीज और सुई हुआ, स्टेराइल सीरीज और सुई सुई हुआ, ORS का पैकेट हुआ, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट हुआ, विटामिन ए घोल हुआ, गर्भ निरोधक सामग्री हुआ, ठीक है, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ डिलीवरी किट और टीकाकरण के टीके हुआ, ठीक है, रिकॉर्ड रजिस्टर ये सभी हुआ। तो ये सभी क्लीन के भाग हैं, ठीक है, क्लीन चीज़ों का भाग है। अच्छा, गंदा भाग कौन कौन से हो जाएगा, गंदे भाग के सामान कौन कौन से हैं, तो उपयोग की गई सिरिंज हुई, ठीक है, ये गंदा भाग हुआ। उपयोग किया गया कॉटन या गॉज हुआ, ठीक है। उसके बाद रंगीन डस्टबिन में इसको क्या करेंगे, बैग के हिसाब से डिस्पोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे कि बैग में सामान रखने का क्रम आउटर पॉकेट में कौन सा होगा, इनर पॉकेट में कौन सा होगा, ये हम देख लेते हैं। देखिए, आउटर पॉकेट में इसमें वह चीज़ें रखी जाती हैं जिन्हें बार बार और तुरंत निकालना पड़ता है। सपोज दैट एग्जाम्पल के जैसे कि साबुन हुआ हाथ धोने के लिए, तौलिया हुआ पोंछने के लिए, हैंड ग्लव्स हुआ संक्रमण से बचाव हेतु, मास्क हुआ संक्रमण से बचाव, ठीक है। छोटे छोटे प्रयोगों में कॉटन के लिए कॉटन हुआ, सैनिटरी पैड्स हुआ महिला स्वास्थ्य शिक्षण हेतु, पेंसिल पेन रजिस्टर फॉर्म रिकॉर्ड रखने होती, ये सभी आउटर में रखे जाते हैं। पूछ लेगा आउटर पॉकेट में कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग बैग के आउटर पॉकेट में होना चाहिए। ऑप्शन दे देगा, मास्क दे देगा, ग्लव्स दे देगा, सैनिटरी पैड दे देगा, रिकॉर्ड रजिस्टर दे देगा। तो ये आपको ध्यान में रहेगा तो आप बना लेंगे। अच्छा, ये तो हमने आउटर की बात कर लिया सर। अब इनर पॉकेट में कौन कौन से सामान रखे जाते हैं, तो इनर पॉकेट में इसमें सुरक्षित और कीमती सामान रखा जाता है जिसे बार बार निकालना ज़रूरी नहीं आवश्यक है। जैसे कि सर दवाइयाँ हुआ, ड्रग्स मेडिसिन हुआ, जैसे कि पैरासीटामॉल बुखार और दर्द के लिए, और टेबलेट हुआ जो आयरन फोलिक एसिड गर्भवती महिला के लिए, विटामिन घोल हुआ बच्चों के लिए, ORS पैकेट डायरिया के लिए, ठीक है, क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए, अल्बेंडाजोल, ठीक है, या फिर ओरल पिल्स हुआ या फिर कंजोम हुआ, ये सभी। अब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमने दवाइयाँ देख लिया। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो थर्मामीटर बुखार नापने के लिए, ये सभी इनर पॉकेट में रखा जाता है। हमने पहले दवाइयाँ देख लिया, दवाइयाँ में कौन कौन सा हो गया। दूसरा इनर पॉकेट में इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर हुआ, BP मशीन हुआ, अच्छा, फीटोस्कोप हुआ जो गर्भ में बच्चे की धड़कन को सुनते हैं, और सिरिंज और निडल हुआ, ये सभी इंस्ट्रूमेंट हैं जो इनर पॉकेट में, बैग की इनर पॉकेट में रखा जाता है। उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जैसे किडनी ट्रे हुआ, स्पीड बोतल हुआ, कैंची हुआ, फॉर्सेप्स हुआ, प्रसूति किट हुआ, नाल बांधने के लिए, कॉर्ड क्लैंप या फिर टाई हुआ, ये सभी इनर पॉकेट इंस्ट्रूमेंट हैं बैग में जो इनर पॉकेट में रखे जाते हैं। उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, स्टाइल ब्लेड हुआ, स्टाइल गॉज हुआ, डिलीवरी सीट हुआ, ये सभी बैग के इनर पॉकेट, नर्सिंग बैग के इनर पॉकेट में रखे जाते हैं। अच्छा, हमने इंस्ट्रूमेंट देख लिया, हमने मेडिसिन देख लिया। अब हम देखें कुछ टीकाकरण होते हैं जो इनर पॉकेट में रखे जाते हैं। वैक्सीन कैरियर हुआ, आइस पैक हुआ, टीके की शीशियाँ हुआ, ऑटो डिसेबल सिरिंज हुआ, ठीक है, ये सभी इनर पॉकेट में रखे जाते हैं। याद कैसे करेंगे सर, आप भूल जाते हैं, कैसे याद करेंगे, तो थोड़ी सी टिक है। आउटर पॉकेट मतलब बार बार वाली चीज़, जैसे हाथ धोना, लिखना, शिक्षा सामग्री। इनर पॉकेट दवाइयाँ हुआ, उपकरण हुआ, डिलीवरी किट हुआ, सेंट्रल कंपार्टमेंट में टीकाकरण सामग्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेंटर था क्या ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये मैंने कैथेड्रल पढ़ लिया था, ये सेंटर है, जल्दबाजी में मैंने कुछ और पढ़ लिया था। सेंटर भाग में, मध्य भाग में क्या क्या रखा जाता है, टीका वाली चीज़ें जैसे वैक्सीन कैरियर, आइस पैक, टीके की शीशियाँ, ये सभी सेंटर मध्य भाग के पॉकेट में रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। हमने पूरा बैग टेक्निक आपको समझा दिया, उसके क्रम बता दिया, सामान कैसे रखे जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है, याद करने का भी हमने आपको तरीका बता दिया। अच्छा, होम विजिट का मूल्यांकन क्या है, ये भी आपको भर्ती परीक्षा में पूछता है कि होम विजिट का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में आपको ध्यान रखना है, असेसमेंट में मूल्यांकन में आपको ध्यान में रखना है। परिभाषा पहले समझिए, मूल्यांकन का अर्थ क्या हुआ। किसी कार्य जैसे होम विजिट की सफलता या असफलता को मापना, यानी देखना कि जो उद्देश्य लेकर हम घर आए हुए थे वो पूरा हुए या नहीं, यही मूल्यांकन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं। होम विजिट का मूल्यांकन क्या है सर, कि आपको ये देखना होता है कि जिस उद्देश्य से हम
स्वास्थ्य सेवा देने आए थे मरीज के घर पे, वह हमारा उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, यही आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है सर? आप बोलोगे कि सर उद्देश्य बता दीजिए। तो यह जानना कि होम विजिट का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, पहला। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि आप टीका कराने गई हैं, तो इन्होंने हमने देखा कि बच्चे को सही टीका मिला या नहीं मिला, यही आपका मूल्यांकन कहलाता है। अच्छा, परिवार और समुदाय पर विजिट का प्रभाव समझना, इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो आपने, ये भी उद्देश्य है ना कि आपने जो वहाँ पे जैसे हेल्थ एजुकेशन ही देने आए हैं, तो उस पे परिवार के या फिर समुदाय के लोगों पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर ऐसे ही आप होम विजिट कर रहे हैं। अच्छा, क्या परिवार ने स्वास्थ्य शिक्षा को अपनाया या नहीं, कमजोरियों और समस्याओं की पहचान करना। उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य हो गया कि भैया क्या कमजोरियाँ और क्या समस्या हैं, इनका भी पहचान करना। उदाहरण के तौर पे अगर माँ अभी भी बच्चे को बोतल से दूध पिला रही हैं तो यह कमी बताती है। ठीक है। तो ये सभी उद्देश्य हैं। मूल्यांकन आप कर रहे हैं ना, मूल्यांकन आपने देख लिया। अब मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है वो हम देख रहे हैं। ठीक है। तो ये मूल्यांकन का उद्देश्य हो गया। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन का उद्देश्य में, चौथा पॉइंट है कि इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। इम्प्रूवमेंट के लिए अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए योजना बनाना, अगली विजिट में क्या क्या अलग किया जाए, ताकि इसका निर्णय लेना पड़ेगा कि भैया क्या हम अलग करें ताकि लोग फॉलो करें इसको। ठीक है, समझें। अच्छा, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है होम विजिट का, जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है। पहला, लक्ष्य की तुलना परिणामों से, जैसे कि अगर लक्ष्य था माँ को ORS घोल बनाना सिखाना और माँ अब खुद ORS बना लेती हैं, सफलता हुआ ये। ठीक है। हमने लक्ष्य क्या रखा कि भैया आज हम माँ को बताएंगे कि किस तरीके से आप ORS का घोल बनाना है, बच्चों को दे पाएँ अपने बच्चों को। ठीक है, इमरजेंसी में। तो अब ये हमारा एक उद्देश्य हो गया। ठीक है, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया बता रहे हैं किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। आप एनम है, आप जा रही हैं। ठीक है, तो आपका इस उद्देश्य से गई है कि आज हम ORS का घोल बनाना सिखाएंगे अपने समुदाय के लोगों को। ठीक है, तो ये आपका लक्ष्य हो गया कि आज ORS का घोल बनाना सिखाएंगे। अब माँ खुद से ORS बना लेती हैं, अगर बना लेती हैं तो ये आपका सफलता हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट हमने समझा मूल्यांकन की प्रक्रिया में। दूसरा पॉइंट है प्रतिक्रिया लेना, फीडबैक लेना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, क्लास होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो वो एक फीडबैक, वैसे आपने स्वास्थ्य सेवा दिया। ठीक है, अब वो उसका फीडबैक समझना। परिवार ने स्वास्थ्य शिक्षा समझी या नहीं, अगर समझी है तो उनसे पूछना। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आपको स्तनपान के बारे में क्या याद रहा, पूछना उनसे। जैसे आपने समझा के गए, आप पहली विजिट करने गए थे, समझा के बताएं कि स्तनपान 6 महीने तक बेबी को कराना है। ठीक है, उसके फ़ायदे आपको बताना है कि भैया इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, बच्चा कुपोषित नहीं होगा। फिर दूसरे विजिट में आपको जाके पूछना पड़ेगा कि स्तनपान के फ़ायदे बताइए, क्या क्या स्तनपान के फ़ायदे हैं। तो ये मूल्यांकन की जो प्रक्रिया आप कर रही हैं, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया कि परिवार का व्यवहार देखना। ठीक है, बिहेवियर उनका देखना, फैमिली बिहेवियर देखना, क्या नए आदतें उन्होंने अपनाई, क्या नई आदतें जो आपने सिखाया क्या उन्होंने अपनाया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, पहले परिवार खुले में शौच करता था, आपने जाके स्वास्थ्य शिक्षा दिया, बताया कि खुले में शौच करेंगे तो पर्यावरण आपका गंदा होगा, पर्यावरण गंदा होगा तो आप बीमार हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने उनको बताया, समझाया कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। अब आपको ये देखना होगा कि क्या अब भी शौचालय में अब शौचालय का उपयोग कर रहे हैं या नहीं, या फिर अब भी खुले में शौच कर रहे हैं लोग, तो ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, ये चौथा असेसमेंट की प्रक्रिया का पहला चौथा पॉइंट हो गया। अच्छा, तीसरा था ये, चौथा की रिकॉर्ड और रिपोर्ट का अध्ययन करना। अब क्या पिछले विजिट में सुधार दिखा। ठीक है, आपने जो रिकॉर्ड किया था पहले विजिट में, अब नए विजिट के दौरान आपने देखा क्या रिपोर्ट, उसमें देखना क्या सुधार हुआ। अच्छे मूल्यांकन के मापदंड जैसे कि सरल और स्पष्ट होने चाहिए, वास्तविक स्थिति पर आधारित, मापने योग्य, उद्देश्य से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ये हमने पूरी थियरी पढ़ लिया। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास की पूरी थियरी हमें कवर कर लिया। ठीक है, अब हम MCQ बनाएंगे। ठीक है, जितने भी MCQ बन सकते हैं आराम से बनाते हैं। तो पहला MCQ आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला MCQ आपके सामने दिखाई दे रहा है और इसमें ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस 4 हैं, 5 हैं ऑप्शंस, आपको बताना है।
पहला एमसीक्यू बोला जा रहा है कि होम विजिट मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन से नर्स की मेहनत मापना, परिवार को दंडित करना, उद्देश्य पूरे हुए या नहीं देखना, रिकॉर्ड पूरा करना, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि होम विजिट मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है। चार चार नहीं 5 ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे मेहनत देखी जाएगी, आप कितना पढ़े हुए हैं। देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर एक ऑप्शन ई दिख रहा है, उपरोक्त सभी यही होना चाहिए, तो ये आप गलत सोच रहे होंगे। इसका उत्तर ये नहीं होगा, इसका उत्तर सी होगा, उद्देश्य पूरे हुए या नहीं यह देखना। ठीक है, तो ये होता है कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी कोई नहीं, ऐसे करके आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। तो होम विजिट का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि भैया आप उद्देश्य पूरे हुए या नहीं यह देखना होगा। ठीक है, अब व्याख्या में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये व्याख्या आप पढ़ लेना। हम सेकंड की क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि एनम माँ को ओआरएस घोल बनाना सिखाती हैं और अगली विजिट में माँ खुद ओआरएस बना लेती हैं, तो यह किसका उदाहरण है। ठीक है, यह किसका उदाहरण है। फीडबैक का है, ठीक है, या फिर जो उद्देश्य प्राप्त हो गया, या फिर रिकॉर्ड एनालिसिस का है, या उपरोक्त सभी। अब बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न। तो मैंने आपको अभी थियरी में समझाया था कि भैया आप किस उद्देश्य से आए थे, ओआरएस घोल बनाना सिखाने आए थे। अब जो माँ को बनाने कि भैया माँ कैसे ओआरएस घोल बना सकती इमरजेंसी में, आपने माँ को सिखा दिया। अब माँ खुद ओआरएस घोल बना लेती है, तो ये क्या हो गया, ये सफलता हो गया। तो क्या यही उद्देश्य मतलब आप उद्देश्य प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। इसमें भी उपरोक्त सभी दिया था, तो ये भी आप गलत ही कर सकते हो। इसीलिए ऐसे प्रश्न बनाए गए ट्रिकी, ताकि आपको अब कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मूल्यांकन का मापदंड नहीं है। आपके पास 5 ऑप्शन है। परिवार की जाति, वास्तविकता पर आधारित, मापने योग्य, सरल और स्पष्ट। देखिए अच्छे मूल्यांकन का मापदंड नहीं है, स्पष्ट क्लियर ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो वास्तविकता पर आधारित। अब बताइए परिवार की जाति, कौन सा इसका करेक्ट उत्तर होगा। अच्छा, प्रश्न को देखते ही एक चीज़ समझ में आ जाता है कि परिवार की जाति, तो जाति तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मापदंड नहीं है पूछा है ना, मापदंड नहीं है। स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और मापने योग्य होना चाहिए। ठीक है, और वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। लेकिन परिवार की जाति ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन का मापदंड यही नहीं है परिवार की जाति। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिवार ने स्वास्थ्य शिक्षा कितना अपनाया, यह किससे जाना जा सकता है। जो आप परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, परिवार ने कितना अपनाया या किससे आप जान पाएंगे। तो फीडबैक के, हाँ सर फीडबैक के जैसे हमने आपको पढ़ाया, अब हम कैसे जान पाएंगे कि क्लास आपको अच्छा लगा कि नहीं। फीडबैक मांगेंगे आपसे कि भैया कमेंट में बता के जाना। अगर क्लास अच्छा रहेगा तो आप यस वेरी गुड बोलेंगे, ख़राब है तो आप बोलेंगे नहीं मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फीडबैक तो हो ही गया। उसके बाद देखभाल से, उद्देश्य से भी आप समझ लेंगे किस उद्देश्य से आए थे, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे रिकॉर्ड स्टडी, ये भी ठीक है, इससे भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड स्टडी में हमने पहले देखा था 90% ऐसे लोग हैं जो बच्चों को स्तनपान नहीं करा पा रहे हैं। अब हम दूसरे विजिट में जा के देख रहे हैं तो 80% लोग हैं जो स्तनपान करना शुरू कर दिए, स्तनपान करवा रहे हैं। तो रिकॉर्ड में हमने नोट कर लिया, तो रिकॉर्ड से भी हम देख सकते हैं, रिकॉर्ड स्टडी करके भी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, यदि परिवार खुले में शौच करना छोड़कर शौचालय का प्रयोग करने लगता है, तो यह किसका उदाहरण है। ठीक है, आपने एजुकेशन दिया। ठीक है, तो कि भैया खुले में शौच ना करें, खुले में शौच करने से पर्यावरण गंदा होता है। अब परिवार के लोगों ने या फिर समुदाय के लोगों ने ये बात को सुना और अपने दिल पे ले लिया कि सही बात बोल रही है हमारी ये नब्बान। ठीक है, और वो आपका फॉलो करने लगे। तो ये किसका उदाहरण है। सर हमने आपको अभी पढ़ाया था। ठीक है, बिहेवियर में बताया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, बिहेवियर चेंज हो गया।
उनका व्यवहार में परिवर्तन आ गया। पहले उनका व्यवहार था कि भैया हम खुले में शौच करेंगे, लेकिन आपके शिक्षा देने के अनुसार वो लोग अब शौचालय में जाने लगे हैं, तो उनका व्यवहार चेंज हो गया, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एनम बैग के इनर पॉकेट में कौन सा सामान रखा जाता है। इनर पॉकेट में कौन सा सामान रखा जाता है, ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था बाहरी पॉकेट में क्या क्या रखते हैं। साबुन रखते हैं, ठीक है, टॉवेल रखते हैं, अखबार रखते हैं, ये बाहरी पॉकेट में रखते हैं, जिनको आपको बार बार लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है, हर समय पे लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हाथ धोने में साबुन क्यों ही बाहर पॉकेट में रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हाथ धोने का काम होता है, और कोई सा भी प्रोसीजर होने से पहले हाथ धोना पड़ता है, और एक प्रोसीजर होने के बाद दूसरा प्रोसीजर करने के लिए फिर से भी हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है, फिर से प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद फिर से हाथ धोना पड़ेगा। तो बार बार ज़रूरत पड़ रही है साबुन को, इसलिए हम साबुन को बाहर पॉकेट में रख रहे हैं। टॉवेल को भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम टॉवेल को बाहर रख रहे हैं। अखबार की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अखबार को हम बाहर की ओर रखते हैं। अच्छा, ये बात हो गया, ये तो हो गया, ठीक है, हम इतना समझ लिए। इनर पॉकेट में यहाँ बोला जा रहा है इनर पॉकेट में कौन सा रखा जाता है। ORS पैकेट, एंटीसेप्टिक लोशन, कंजोम या फिर टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट। आप बोलेंगे कि सर हमने आपको बताया है क्या, आपको हमने बताया था ना ORS पैकेट, ठीक है, ये आपका इनर पॉकेट में कौन सा रखा जाता है, तो ORS पैकेट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करें। बाकी ये भी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर हेपाटाइटिस मिडिल में रखे जाते हैं, ठीक है। ORS पैकेट इनर पॉकेट में वे सामान रखे जाते हैं जो सीधा उपयोग के लिए तुरंत चाहिए होते हैं। ORS हुआ, IFA दवाइयाँ हुआ, इंजेक्शन की शीशियाँ हुआ, आई ऑइंटमेंट आदि। अच्छा, इसमें नहीं पूछा है क्या यार, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑप्शंस बहुत तगड़ा दे दिया है ताकि कंफ्यूज हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भैया, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि एनम बैग के आउटर पॉकेट में आमतौर पर कौन सा उपकरण रखा जाता है। अभी हमने आपको बताया टॉर्च और साबुन, ठीक है, आउटर पॉकेट में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा सामान इनर पॉकेट में नहीं रखा जाता है, ठीक है, कौन सा है जो इनर पॉकेट में नहीं रखा जाता है। तो भैया इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नेल कटर, ठीक है, नेल कटर नहीं रखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी इनर पॉकेट में रखे जाते हैं। अच्छा, नेल कटर कहाँ रखा जाता है, नेल कटर बाहर की तरफ रखा जाता है, आउटर पॉकेट में रखा जाता है। नेक्स्ट पर देखिए, एनम बैग में होम डिलीवरी प्रसव से संबंधित सामान किस पॉकेट में सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा प्रश्न है कि भैया प्रसव से संबंधित जो सामान रहते हैं वो जो एनम का बैग है वो किस पॉकेट में उसमें रखा जाएगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर इनर पॉकेट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इनर पॉकेट में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि एनम बैग में कंडोम और ओरल पिल कहाँ रखे जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ये भी इनर पॉकेट में रखे जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप बना ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पूछा जा रहा है कि एनम बैग में साबुन और हैंड टॉवेल, तो भैया आउटर पॉकेट में साबुन है, ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि एनम बैग की सही पैकिंग सिस्टम क्या है, तो सही पैकिंग सिस्टम क्या हो जाएगा सर, आप बोलेंगे कि इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, मेडिसिन इन इनर पॉकेट, सॉप इन आउटर पॉकेट। मेडिसिन को अंदर पॉकेट में और मेडिसिन को इनर पॉकेट में, साबुन को आउटर पॉकेट में रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर देखिए, सामुदायिक नर्सिंग में नर्स को सबसे पहले कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए। ऑप्शन है, ठीक है, शायद उत्तर आपको दिख गया होगा। सामुदायिक नर्सिंग में नर्स को सबसे पहले कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए, तो पेशेवर, मैंने आपको बताया था ना, पेशेवर व्यवहार और सेवा देना, ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नर्स को अपने पहनावे, आचरण और सेवा में हमेशा प्रोफेशनल रहना चाहिए, ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गृह मुलाकात का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रमुख उद्देश्य क्या है भैया? प्रमुख उद्देश्य यही है कि रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नर्सिंग बैग में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पाई जाती है। तो कौन सी वस्तु पाई जाती है सर? फैमिली प्लानिंग आइटम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है बैग टेक्निक का मुख्य उद्देश्य क्या है। बैग टेक्निक का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सर इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाव और सेवा को स्वच्छ रखना। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है नर्स को गृह मुलाकात में परिवार से पहली बार मिलते समय क्या करना चाहिए। तो पहली बार मिलते समय ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वयं का परिचय देना और विजिट का उद्देश्य बताना। तो आपके भर्ती परीक्षा में कुछ लोग सोचते हैं कि ई वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए ई वाला ही उत्तर बहुत सारे एमसीक्यू में हमको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि फर्स्ट विजिट में नर्स को परिवार से अपना परिचय कराना चाहिए और विजिट का स्पष्ट उद्देश्य करना चाहिए। लास्ट वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गृह मुलाकात का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा देना और रोगों की रोकथाम देना, ये तो हो ही गया है। ठीक है, रिपीटेड है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एएनएम द्वारा गृह मुलाकात के दौरान सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कदम यही होगा कि परिवार से परिचय कराना और विजिट का उद्देश्य बताना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है नर्सिंग बैग के आउटर पॉकेट में क्या रखा जाना चाहिए। तो साबुन देखिए कहाँ पे है, साबुन और टॉवल ऑप्शन नंबर डी में है। साबुन और टॉवल ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यही आपकी भर्ती परीक्षा में आएगा। ठीक है, साबुन टॉवल वाला ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है होम विजिट बैग टेक्निक का पहला चरण कौन सा है। तो पहला चरण यही है कि ज़मीन पर अखबार प्लास्टिक बिछाकर बैग रखना। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामुदायिक नस्ल के कार्य में आवश्यक है। तो कौन सा सिद्धांत भैया आवश्यक है? गोपनीयता का बनाए रखना, गोपनीयता बनाए रखना और विनम्रता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है विंसलो के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य की मुख्य परिभाषा क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य की मुख्य परिभाषा क्या है सर? संगठित प्रयासों द्वारा रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का उन्नयन करना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, हम आपको पढ़ा चुके हैं थियरी में अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह व्यक्ति और परिवार समुदाय को उनके घर समुदाय में दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है। तो WHO के अनुसार शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति हेल्थ की परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है हृदय रोग। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से है बाल विवाह के कारण कौन सी समस्या सबसे अधिक होती है। तो कौन सी सबसे अधिक समस्या होती है सर बाल विवाह के कारण? एनीमिया और मातृ मृत्यु दर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या का सीधा परिणाम क्या है। सीधा परिणाम यही है कि लिंगानुपात में असंतुलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हर एक टाइप के प्रश्न हर एक टाइप का हम करवा दे रहे हैं, कोई छूट नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए खाद्य निषेध का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है। तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि पोषण की कमी। ठीक है, पोषण की कमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुले में शौच किस बीमारी से सबसे अधिक जुड़ा है। तो भैया किस बीमारी? हैजा और डायरिया। ठीक है, देखिए ऊपर आप थ्योरी पढ़ के आए हैं, इधर फटाफट बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 2006 में ये लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए PNDT एक्ट 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आशा कार्यकर्ता गांव में सर्वे के दौरान क्या जानकारी इकट्ठा करती हैं। तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण और शौचालय की उपलब्धता, ये आशा कार्यकर्ता गाँव में सर्वे के दौरान जानकारी इकट्ठी करती हैं कि भैया कितनी गर्भवती महिलाएं, बच्चे का टीकाकरण हुआ या फिर शौचालय की उपलब्धता है कि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए
अच्छा, ख़त्म, आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर पूरा। हम कितने घंटे में कंप्लीट कर दिए भाई? हम लगभग 1 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर थियरी अच्छे से कवर कर दिए हैं और एमसीक्यू भी करवा दिए हैं। अब ये प्रॉपर नोट्स आपका बनकर तैयार हो गया है। जो लोग फ़ी दे के नोट्स लेना चाहते हैं तो भैया आप लोग हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करना है, मैसेज करना है 7985160239। इस पे मैसेज करके आप बोल सकते हो कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। तो जितनी पहले पिछले लास्ट टाइम क्लास हुई थी या फिर आगे आने वाले दिनों में जितनी क्लासें होंगी सबका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा मात्र 200 रुपये में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ें मैं इतना सस्ता क्यों किया हूँ ताकि आपको ये लगे कि आपको ये ना लगे कि भैया हम किसी बुक खरीद रहे हैं, ठीक है। आप कुछ पैसे आपको भैया ज़ेरॉक्स अगर आप प्रिंट भी निकलवाएंगे तो वो भी पैसे ख़त्म ही हो जाएंगे आपके ना। तो इसीलिए 200 रुपये दे रहे हैं ताकि आओ 200 300 400 जो लगे आप पीडीएफ निकलवा लीजिए। और हर एक पेज हम इस बार पीडीएफ को मैक्सिमम कम पेज में, मैक्सिमम पेज नहीं कम ही पेज में निपटारा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो लिखा है इसमें गैप कम कर देना ताकि आपको गैप इन लाइनों में गैप कर देंगे तो आपका पेज बचेगा, ठीक है ना। आप बोल भी सकते हैं कि इसमें गैप कम करके आप प्रिंट निकाल दीजिए, ठीक है। एक ही प्रिंट को, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि एक पेज को आपको दोनों तरफ निकलवाना है साइड में, ठीक है। अगर आप एक पेज को आप चाहेंगे जो आपका A4 साइज़ का पेपर है, ठीक है, आप चाहेंगे तो आधा एक पेज ये जो हमारा पीडीएफ है आधा इस तरफ आधा इस तरफ, दो साइड में और पीछे आगे पेज पे और पीछे पेज पे दो साइड में कुल मिलाकर चार पन्ना हमारा ये 4 पेज और साइबर कैफ़े का 2 पेज में कवर हो जाएगा, ठीक है पीडीएफ। अब ये टोटल कितना पेज है, ठीक है, 20 पेज होगा और पहला चैप्टर का भी हमने 20 पेज दिया है, ठीक है। मतलब 20 40 पेज हो रहा है, ठीक है, 40 पेज हो रहा है। अब आप प्रिंट करवाएंगे तो 40 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 4 आप कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो 10 पेज में ये आ जाएगा साइबर कैफ़े वाला, 10 पेज में ये पूरा दोनों चैप्टर का 10 पेज में निपटा देगा। अब एक पेज का अगर वो 50 पैसा लेता है तो भैया आपका कितना बना, ये 50 एक साइड का 50 पैसे ले रहा है, ठीक है। दोनों साइड का 10 रुपये हुआ, मतलब 10 रुपये में आपको ये 2 चैप्टर का पीडीएफ मिल जा रहा है। तो ज़्यादा 250 300 400 रुपये में आपका पूरा पीडीएफ निकल जाएगा जो मैं ये पीडीएफ अब बना के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, पीडीएफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए हैं, धीरे धीरे आप एक ही साथ में निकलवाइए या तो इकट्ठा करते जाइए, बाद में एक ही साथ में निकलवा लेना, ठीक है। ये भी कर सकते हो। अब परिचय का है तो निकाल देगा, या तो 4-5 पीडीएफ हो जाएं तब आप निकलवाइए, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। 10 दिन बाद आप धीरे धीरे ही निकलवाइए, ठीक है। एक हफ्ते में लगभग 7 चैप्टर हो जाएंगे तो 7 चैप्टर का एक ही साथ निकलवा लीजिए। ऐसे करके फिर 7 चैप्टर पढ़ते रहिए धीरे धीरे, फिर अगले वीक में 7 चैप्टर हो जाएगा उसका निकलवा लीजिए, ठीक है। बडिंग आपको भी नहीं पड़ेगा, उधर साइबर वाले को भी लोड नहीं पड़ेगा और आपको भी पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।